यूपी का महाभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। रिपब्लिक भारत और कू ऐप की बस आज लंबा सफर तय करके पहुंची है बागपत, जहां पर हम जानेंगे कि यहां का सियासी माहौल क्या है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि कहा जाने वाला बागपत यूं तो हमेशा से आरएलडी का गढ़ रहा है, लेकिन 2017 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की परफॉर्मेंस रही, जिस तरह से बीजेपी की लहर चली, लेकिन इस लहर के बीच बड़ी बात यह कि छपरौली सीट आरएलडी के खाते में गई। इस बार यहां का सियासी मूड क्या है, यहां के मुद्दे क्या हैं, आज विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। रिपब्लिक भारत और कू ऐप की बस का सिलसिला लगातार जारी है। आज हम पहुंच चुके हैं बागपत ये जानने के लिए कि आखिर 2017 से पहले का जो विकास यहां पर हुआ था, जो नेताओं की तरफ से वादे किए गए थे, वो जमीनी हकीकत पर कितने पूरे हुए और 2017 के बाद आखिर यहां पर क्या विकास हुआ है। तमाम बड़े गेस्ट हमारे साथ यहां पर मौजूद है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी से नागेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस से अनिल देव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है, आरएलडी से अरुण तोमर हमारे साथ है, साथ ही आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन चौधरी और बीएसपी से बबलू कौशिक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में नागेंद्र सिंह जी आप ही से कर लेती हूँ। सर ये बताइए, नाहिद हसन और असलम अली जैसे नेताओं को टिकट देने का क्या मतलब है, इतनी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? मैं ये कहना चाहूँगा कि नाहिद हसन हमारे सिटिंग एमएलए भी थे और तमाम इस तरह के लोग पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम से जानी जाती है, यही इनका काम है। तो हमारी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक प्रशासनिक स्तर पर पीड़ा दी है और पूरी तरह से हमने सजग जुझारू लोग मैदान में इस चुनावी 2022 के समर में उतारे हैं और विशेष रूप से जो 2017 में कहा था वो कर नहीं पाए हैं, तो फिर उसी मुद्दे पर आ गए हैं। नाहिद हसन जुझारू हैं? बिल्कुल जुझारू हैं। हमारी पार्टी के मजबूत सिपाही हैं और समाजवाद में पूरी तरह से उनका एतबार है। और बिल्कुल अगर आप जो जिक्र कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी टाइमिंग क्या है, इन सारे सवालों को ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। कैराना में जो पलायन हुआ, पलायन की त्रासदी जो कैराना वालों ने झेली, उसको आप समाजवाद की परिभाषा दे रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहूंगा 17 से पहले भी यही लोहिया जी के समाजवाद 17 से पहले भी यही कह रहे थे और 22 में लोहिया जी के समाजवाद की जो परिकल्पना थी उसमें नाहिद हसन नहीं हो सकते हैं? सर आप जो है देश में कानून का राज है, संविधान में व्यवस्था है। मैं फिर कह रहा हूं, जो एक व्यक्ति के बारे में आप लोग कह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की और उन पे जो पुलिस की कार्रवाई है, प्रदीप जी के पास में चलना चाहूंगा। सर सबको एक बार डिबेट में शामिल कर लूं। नाहिद हसन का ये कहना है इनका कि नाहिद हसन बहुत बड़े समाजवादी हैं। पहले तो मैं आर भारत की टीम को बागपत जनपद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने सभी मित्रों को अपनी तरफ से जय श्री राम बोलता हूं। जो हमारे मित्र भी बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी से नाहिद हसन के बारे में, तो इनका तो चरित्र ही ऐसा है। इनकी पार्टी में नाहिद हसन जैसे जितने भी बड़े बड़े गुंडे, बदमाश, माफिया, अभी सूची जारी हुई है परसों 159 व्यक्तियों की, उसमें आप निकाल के सकते हैं, उसमें देख सकते हैं आप कि कितने आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग जिन्हें समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो इन्हें तो प्रचार ही ऐसे लोगों का करना है। आपने देखा होगा नाहिद हसन जी की वजह से वहां पे कैराना में किस तरह से लोगों का पलायन हुआ है। आपने देखा होगा लगातार पूरे देश और दुनिया में कैराना के लिए कैसी बदनामी हुई है, वो पलायन के लिए लेकर कि हमारे कैसे आज जब से 2017 में आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, कितना बदलाव है कि जिस कैराना में पलायन हो रहा था, आज बाहर से लोग आकर अपना दोबारा से कैराना में पहुंच गए हैं, अपना व्यापार, अपना काम वहां पे कर रहे हैं। अनिल देव त्यागी जी के पास में चलना चाहूंगा, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। सवाल यही है क्योंकि आपका जो कुनबा है वो भी छोटा होता जा रहा है, इसके पीछे नमस्कार वंदे मातरम। सर माइक प्लीज थोड़ा पास करके। नमस्कार वंदे मातरम। जहां तक आपने पहला सवाल किया था, जिस प्रदेश के आज हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी माइक पास कर लीजिए, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय योगी जी, वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकार आने पे अपने सारे आरोप वापस करा लिए। पहला मुख्यमंत्री है इस देश का, प्रदेश का। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि एक मंत्री का बेटा दर्जनों आदमियों को कुचल के चला जाता है, तो कानून सर व्यवस्था सवाल की और ये नहीं उसकी था, बात क्या है? सवाल ये था कि आपका भी तो कुनबा छोटा होता जा रहा है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, अब आरपीएन सिंह चले गए, अब अगली बारी किसकी होगी? जो चला गया वो अपना था ही नहीं, जो अपने हैं वो हैं, और कुनबा जब जुड़ता तक रहता कांग्रेस है। में थे तब तक आपके अपने थे। आरपीएन सिंह बिल्कुल। के साथ जो है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बैठक की तस्वीरें सर सबके सामने आती थी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी बराबर संघर्ष करे, प्रियंका भी संघर्ष करे, और हमारे साथ लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। सर ये चुनाव से पहले अगर आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट छोटी होती जाएगी और वो बीजेपी का दामन थामेंगे तो सर प्रभाव तो स्टार पड़ेगा। प्रचारक हम लोग बनेंगे ना। आप चाहे माने या इस बात को ना माने, स्वीकार करे या फिर ना करे, स्टार प्रचारक कोई मैटर ही नहीं है। हाँ। स्टार हमारे यहाँ स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हैं। बस दो ही हैं। मेन स्टार प्रचारक वो हैं, बाकी मेरे सिर पर हाथ रखते तो मैं स्टार आप तो प्रचारक खुद हूँ। से परिवारवाद का एग्जाम्पल दे रहे हैं कांग्रेस के अंदर। जी नहीं, परिवारवाद तो हमारे ऊपर तो सभी आरोप लगाते हैं परिवारवाद के। नहीं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक कांग्रेस से मट जाती है क्या सर? जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी हमारे सर्वमान्य नेता है, हमारा नेतृत्व है। हाँ चलिए अरुण तोमर जी के पास मैं आना चाहूंगा। अरुण तोमर जी, इस बार बागपत के अंदर, क्योंकि पिछले बार 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, कैसे टैकल करेंगे उन चुनौतियों को बागपत के अंदर? हर बार ये जो चुनाव है ये उसी चीज पे नहीं हो सकता जो आपने शुरुआत की इस डिबेट की। आपकी जो डिबेट की शुरुआत है वो होनी चाहिए विकास के मुद्दे पर, विकास को और लेकर भी वे सवाल सर मुद्दे पूछा होने चाहिए आपके वक्त कि है अभी 5 हमारे साल में पास। सरकार ने किया क्या है। सर वक्त है हमारे पास, उसको लेकर भी सवाल लेकिन पूछेंगे। आपका जो सवाल है पहला ही वो ये है कि नाहिद हसन प्रत्याशी क्यों? नाहिद सर, हसन नाहिद क्या हसन इस को अगर देश आप का प्रत्याशी बनाएंगे क्या तो इस सवाल देश पूछा का या जाएगा इस ना, प्रदेश सर? का नागरिक नहीं है? सर सवाल पूछा जाएगा ना, जब आप उनको प्रतिनिधि बनाकर जनता के सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो सवाल जनप्रतिनिधि पूछा बनाना जाएगा ना, सर। अगर इस देश का नागरिक है तो कोई भी अरुण तोमर जी एक काम प्रदेश में कीजिए ना, चुनाव एक लड़ सकता आतंकवादी है। को टिकट दे दीजिए अपनी पार्टी से और फिर कहिएगा कि वो भी तो नागरिक है। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? हम वो बात कर रहे हैं जो जायज बात है। नाजायज जायज बात है आप बातें कर रहे हैं कहाँ कि से वो आ रही नागरिक सर? नहीं है। क्या आजम वोट खान लेने जी का सर अधिकार है जेल में उनसे? उनको आपने टिकट क्या दिया? उनसे वोट लेने का समाजवादी अधिकार पार्टी है? ने उन्हें आजम चुनाव खान लड़ने जी का का एक अधिकार नहीं है। वीडियो अगर हम अभी भी स्क्रीन पर दिखा देंगे ना तो लोग कहेंगे कि इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट क्यों दिया, जिसमें वो आईएएस से कह रहे थे जूता साफ करवाएंगे जब सरकार ऐसा उनकी है। बनेगी तो। वीडियो तो बहुत सी सर, ऐसी वीडियो है के इसमें। अंदर ये आप कहते नजर वीडियो आ तो रहे हैं बहुत कि सी एक ऐसी कलेक्टर है से आप इसमें। जूता साफ करवाएंगे चुनाव में वीडियो तो जीतने के अगर बाद। मैं इस दिखाऊं, तरह आपने से आप प्लान बन की के बात आईएएस को देंगे सर। प्लान की बात करी, अगर प्लान की सबसे पहली बात करें तो हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी है वो उत्तरांचल से यहाँ से प्लान करके उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। तो प्लान किस चीज को कहते हैं? प्लान की मैं सवाल सर परिभाषा नहीं समझ समाजवादी पा पार्टी रहा। से है, आरएलडी से है, आप बीजेपी से जब सवाल होगा हम उनके पास भी जाएंगे। अभी सवाल आपसे है ना सर? मेरे से सवाल है तो हमने इस क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की हम राजनीति करते हैं और उसी विचारधारा की राजनीति से हम चुनाव जीतेंगे। जो ये चुनाव है, ये आज का जो चुनाव है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनने से पहले वायदे किए थे और उस वायदे में एक भी वायदा पूरा ना करके उसका उल्टा किया, वे मुद्दे हैं, उन्हें लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। ठीक है, नवीन चौधरी जी के पास मैं आना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से। नवीन जी, क्या कुछ मुद्दे बागपत के हैं जो आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? आपके सामने तो बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी सियासी जमीन तलाश कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, मैं बताऊं आपको, सबसे पहले तो आर टीम को धन्यवाद देता हूं, आपने मंच दिया हमें जनता तक बात पहुंचाने का। सबसे पहले तो मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, दिल्ली से सटा हुआ बागपत। आज अब अभी अगर यहाँ से आप चलो तो आपको 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा दिल्ली जाने में लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली की सुविधा और बागपत की सुविधा जमीन और आसमान का अंतर। आज मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, घर-घर जा रहा हूँ, सबके लोगों के एक बल्ब के 1,40,500 रुपये बिल, 75,000 बिल, 80,000 बिल। अभी काठा गांव की घटना है, 7 ऐसे परिवार, गरीब मजदूर परिवार, जिनकी बिजली कटी हुई है 6 महीने से। सत्ता आपकी, विधायक आपके, सरकार आपकी, क्या आपको जनता नहीं दिखती? आप हमेशा बताते हो ना हाईवे बनाए, आप हमेशा बात कर रहे हो 80-20 की बात करते हो, आप हमेशा बात करते हो डिवाइड एंड रूल की बात करते हो, लेकिन आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? अच्छा, एक सवाल और, 80-20 से आप क्या समझते हैं? 80-20 को आप डिवाइड एंड रूल पर लेते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक गिनती है? सर, ये एक चीज है कि मुद्दों से भटकाना। सुविधा आज की डेट में इंसान को क्या चाहिए? अभी मेरे को क्या चाहिए भाई? मेरे को बिजली चाहिए, मैं 24 घंटे बिजली मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, मेरी को सारी सुविधा। मेरे को अगर आज बागपत डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो अपने मरीज को हम लेकर वहां हॉस्पिटल चले जाएं। दिल्ली और मेरठ से पहले कहीं ठिकाना नहीं है कि मैं अपने मरीज को लेकर। ठीक है, मैं इसका जवाब प्रदीप जी से लूंगी। एक बार बबलू कौशिक जी के पास भी जाते हैं। बबलू कौशिक जी, ये बताइए आप लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं सर? क्योंकि मायावती की अगर हम बात करें, बीएसपी की बात करें, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हम नजर जा रखी है, नजर नहीं आ रही है ना मायावती ना बीएसपी। स्टैंड कहां करें सर आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद है आपका
आपने इतना अच्छे प्रोग्राम का सेशन किया। और रही है जहाँ स्टैंड करने की बात है, तो पिछले अगर पूर्व की बात करें तो 2007 में भी आप हमें ये कह रहे थे कि आप लोग कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। जैसे ही चुनाव ओपन हुआ तो सरकार पूर्ण बहुमत में हमने बनाई। और हम लोग क्या है, हम कोई धरने प्रदर्शन या किसी चीज़ में हम विश्वास नहीं रखते। हम लोग कैडर के कार्यकर्ता हैं, बीएसपी कैडर की पार्टी है और कैडर के अनुशासन में ही काम करती है। इसलिए हम लोग जो है अपने बूथ को लेकर, बूथ से लगा के सेक्टर और विधानसभा तक हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले इस चुनाव में हम यहाँ सरकार जरूर बनाएंगे। प्रदीप जी, आपके पास मैं चाहूंगा, बहुत सारे सवाल आ चुके हैं आपको लेकर। क्या पिछले 5 सालों के अंदर आप बिजली नहीं दे पाए? पिछले 5 सालों के अंदर आप रोजगार नहीं दे पाए? पिछले 5 सालों के अंदर बागपत के किसानों को गन्ने का भुगतान आप नहीं दे पाए? हमारे बागपत जनपद में आप देख सकते हैं कि बिजली की जहां तक बात है, पहले 3 दिन में 3-3 घंटे यहाँ बिजली पहले का नहीं सर, 5 साल का 3 दिन में 3 घंटे। और आज कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं कि हमारे शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली बराबर आ रही है। बिजली बिल में अनियमितताओं की भी बात की, बिजली बिल में अनियमितताओं का भी एक सवाल आया आम आदमी पार्टी की तरफ से। नवीन कर रहे थे, हाँ। तो आप देख सकते हैं कि आज जो अभी कह रहे थे कि आधे घंटे में हम दिल्ली पहुंच सकते हैं, 17 से पहले इसी दिल्ली में जाने के लिए 1.5 या 2 घंटे लगते थे। आज यहाँ पे हम आधे घंटे में। और अभी सर कंपैरिजन मत कीजिए, अपना विकास बताइए। आपने 5 साल में कितना विकास किया? सवाल ये है। हमारे 5 साल में दिल्ली देहरादून रोड देख सकते हैं, दिल्ली सहारनपुर रोड देख सकते हैं। अभी हमारे यहाँ जहाँ तक अस्पताल की बात थी, नजदीक में मीतली गांव है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है, हमारा स्टेडियम स्वीकृत हुआ है, हमारे यहाँ जो है ITI कॉलेज ठट्टा प्रहलादपुर में सर बागपत के बस अड्डे का क्या हुआ? बागपत बस अड्डे के लिए जमीन देख ली गई है, स्वीकृत हो गया है। यही आपसे 2 किलोमीटर दूरी 24 साल से सर लगातार जिक्र किया जा रहा है कि बागपत के बस अड्डे का क्या होगा, बागपत के बस अड्डे का क्या होगा। ये सवाल मैं समाजवादी से भी पूछूंगी, इसीलिए आपसे भी पूछ रही हूँ। 5 साल का कार्यकाल अब आपका खत्म होने वाला है, आप कह रहे हैं कि जमीन दे दी गई है। हमारी सरकार आई और बस अड्डे के लिए हमने काम किया। 24 साल से सर, 24 साल से मांग उठ रही थी। पहले किसने क्या किया? आप लोगों के मैनिफेस्टो में बागपत का जिक्र था, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो बागपत को बस अड्डा मिलेगा, जिसकी 24 साल से मांग हो रही है। 5 साल का कार्यकाल आपका खत्म होने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि अब जो है जमीन अलॉट की गई है, जमीन मिल गई है, बस अड्डे के लिए पैसा भी स्वीकृत हो गया है। और जो हमने वायदे किए थे 2017 में, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो, हमारे रेल का विद्युतीकरण हो, अस्पताल की व्यवस्था हो, स्टेडियम की व्यवस्था हो, मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं बीच में रोक रही हूँ माफी के साथ। मुझे ये बताइए, जब प्रायोरिटी लिस्ट पे बागपत का बस अड्डा था जो बहुत जरूरत है लोगों की, वो क्यों नहीं बन पाया? अब आप कह रहे हैं कि जमीन अलॉट हो गई। क्या 5 साल में एक बागपत का बस अड्डा नहीं बन पाता है? आप कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बना दिया, आप कहते हैं तमाम हाईवे हमने बना दिए, एक बस अड्डा नहीं बन पाया सर? नहीं, बस अड्डे की मैंने बता दिया ना कि बस अड्डा हो गया है। 5 साल बाद सर आप कह रहे हैं कि हमने जमीन अलॉट करा दी। जमीन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जमीन नहीं मिल पा रही। ठीक है, अरुण तोमर जी से इसका मैं जवाब लेता हूं। अरुण तोमर जी, 24 साल से तो सर मांग उठ रही थी कि बागपत में कब बस अड्डा बनेगा। आप लोग भी लगातार ग्राउंड पर मौजूद थे, अब बीजेपी कह रही कि जमीन अलॉट करा दी। 5 साल पहले बीजेपी ने कहा था कि हम अड्डा बनवा रहे हैं। अभी 5 साल हो गए पूरे, आज सरकार समाप्त हो रही तो अब बताया जा रहा कि जमीन ले ली। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि दिल्ली सहारनपुर रोड देख लीजिए। मैं ना बताना चाहता हूं, पेरीफेल से लेकर श्यामली से पहले तक रोड है, वो दिल्ली सहारनपुर रोड नहीं है। और जिस पे इन्होंने टोल लगाया, वो दिल्ली सहारनपुर रोड होती, उस पर टोल होता तो शायद वो ठीक था, लेकिन वो तो 45 किलोमीटर के टुकड़े पे भी टोल लगाया इन्होंने। उससे ये विकास का कार्य बता रहे अपना। गन्ना भुगतान की आपने बात की, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। प्रधानमंत्री जी ने हर मंच से कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। पिछले साल का भुगतान आज तक नहीं हुआ, वो पेंडिंग पड़ा है। आज गन्ना भुगतान का अरुण जी बात कर सकते हैं, आपके नजदीक में ही रमाला शुगर मिल है, आप पता कर सकते हैं कि वहाँ प्रदीप जी मलकपुर शुगर मिल का पिछले साल का भुगतान आज 28 फरवरी तक का हुआ है। आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए, मार्च अप्रैल मई का भी बकाया है। पेमेंट को लेकर धरना प्रदर्शन करने का ये पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है कि यहाँ एक भी धरना प्रदर्शन आज करने पहली ये ऐसी सरकार है जिसके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। पहली ये सरकार है जिसके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। गन्ने के भुगतान इससे पहले कभी झूठ नहीं बोलते थे भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो झूठे प्रधानमंत्री और झूठे मुख्यमंत्री जहां होंगे
वहां से धरना प्रदर्शन करके भी क्या करेंगे? आपकी इन बातों का विश्वास जवाब- किया जाता है प्रधानमंत्री कुर्सी से, आपकी इन विश्वास बातों किया का जाता है जवाब मुख्यमंत्री कुर्सी से। जनता ने 2014 में लेकिन दिया, उनसे 17 में झूठ दिया, बोलने 19 वाला में और दिया। कोई नहीं, और कभी जनता नहीं बना पार्टी है। के लिए एक तैयार है। सेकंड, चीनी मिल का अगर जिक्र हो रहा है, 1962 की जो सहकारी चीनी मिल थी जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, लगातार ये मांग उठ रही है कि क्योंकि किसान जो है उसकी वजह से बेहद परेशान है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चीनी मिल की जो पेराई क्षमता है वो बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाए। और पिछले 5 साल से ये मांग उठ रही है, उसको लेकर काम आपने देखो क्यों नहीं अभी एकदम से सब कुछ नहीं हो सकता। बागपत में शुगर मिल रमाला हमारी किया? सर जो आपकी बिल्कुल सरकार है, नहीं- जिम्मेदारी आप लेंगे, आप हमारी कह रहे हैं कि बागपत- एकदम से नहीं हो मैं सकता। कह रहा हूँ कि बागपत में हमारा आप देख सकते हो कि रमाला शुगर मिल अभी एकदम नहीं होगी है। मैं और इस रमाला पर शुगर बागपत मिल वाली की पर काम बताता चल रहा हूँ, है। शुगर मिल को भी मैं- बेचने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी देखो ने। इस तरह के आरोप उसका लगाने विकास का जो जनता कराया ने गया है जवाब वो दिया है, प्राइवेट 17 को में भी देकर और चलाया 19 जा में रहा है। भी। नागेंद्र और सिंह के जनता पास- फिर 22 में जवाब ठीक है, देगी मैं आपको। नागेंद्र जी के पास जाती हूँ। नागेंद्र जी मुझे बताइए, 24 साल के कार्यकाल का जिसका हम जिक्र करें, जिसमें बागपत का बस अड्डा भी है, चीनी मिल का भी जिक्र है, उसमें आपका भी कार्यकाल था, आपने क्या किया सर? बिल्कुल, हमारे कार्यकाल से पूर्व बागपत जनपद का निर्माण हुआ था, तो तमाम जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और तमाम ऑफिसेज हैं, जो जन सुविधाएं केंद्र हैं, वो हमारे समय में हुई हैं। आप हमारी 2003 से 2007 की गवर्नमेंट देखिए, 2012 से 2017 की देखिए। जहाँ तक रामाला मिल का भी जिक्र कर रहे थे, तो आखिर में जब प्रपोजल का 2016 की मिनट्स देखिए आप, कैबिनेट की उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रपोजल है, उसके एक्सटेंशन का, उसकी जो लिमिट बढ़ाई गई है, वो हमारी सरकार के देखो समय में हुआ है। समाजवादी पार्टी ने तो एक काम ले लिया है। समाजवादी पार्टी का मैं काम है ये- कि मैं किसी ये- का भी काम, कोई भी काम होगा, बस अखिलेश जी ने कर दिया। तो अखिलेश जी कहाँ चले गए थे पिछले 5 साल? 12 से 17 तक मैं समाजवादी पार्टी प्रदीप की सरकार ठाकुर जी थी। से निवेदन करूंगा कि जितनी तसल्ली से मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात उतनी तसल्ली प्रदीप से जी सुनें। बात सुन लेते हैं, बात खास पूछिएगा। तौर से विशेष रूप से जो हम परिचर्चा कर रहे हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है। वो एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में या किसी व्यक्ति से बांधी नहीं। एक सवाल और मेरा ले लीजिए। लेकिन सर एक सवाल मेरा और ले लीजिए। 2017 से पहले क्या वो सतत प्रक्रिया लगातार समाजवादी पार्टी में चल रही थी? बिल्कुल चल रही ऐड कर थी, दीजिएगा सर। बिल्कुल चल रही थी। और तमाम मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी इस मंच से या दूसरे मंचों से हम बार बार सुनते हैं, तो ये लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसा अब भी ये विपक्ष में ही हूं, अब ये सत्ता में है, तो इन्हें ये बताना चाहिए कि इन्होंने किया क्या है। ठीक है, सर, ये कमियां निकालने सर, लगते हैं। दूसरी 17 बात, 17 से मैं पहले की अभी भी किसान स्थिति की ऐसी जिक्र ही थी। कर रहे गन्ना थे, किसानों की स्थिति बागपत जिले के अंदर 17 से पहले भी ऐसी ही थी। नहीं, मैं 17 किसान से की बात पहले किसानों की अभी स्थिति कोई बहुत शानदार नहीं थी। जो किसान गन्ना लगाता है अपने खेतों में, ये सोचता है कि इसकी जो गन्ने की फसल है वो चीनी मिल जाएगी, वहां पर चीनी बनेगी, लेकिन गुड़ उसको बनवाना पड़ता है अपनी गन्ने की फसल का। आपने किसान का जिक्र किया है, बहुत बेहतरीन आपने मुद्दा दिया है। और मैं ये कहना चाहूंगा, इस बागपत की धरती धन्य है कि ये कर्म ठीक है। भूमि एक महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की रही है, जिन्होंने पूरे देश के लेकिन सर, किसान को चौधरी जगाने का चरण काम सिंह किया जी है। के प्लीज प्लीज चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि में अगर किसानों का भुगतान नहीं होगा, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे बीजेपी की, नहीं, तो सर सवाल होगा। हमारी समय में इशू प्राइवेट जो सेक्टर की फैक्ट्रियां थी उनको हम टाइट कर रहे थे। ठीक है। अगर कंपैरेटिवली नागेंद्र जी, कोऑपरेटिव फैक्ट्री, नागेंद्र जी आप सुनिए ना, कोऑपरेटिव फैक्ट्री नागेंद्र जी और भी गेस्ट मेरे पास मौजूद है सर, तो और भी गेस्ट है, और भी गेस्ट है। आप लोगों ने क्या काम किया है, कितने दागदार आपके लोग हैं, उम्मीदवार है, उस पर भी मैं आऊंगी। जी। एक बार अनिल देव जी के पास जाते हैं। अनिल देव जी मुझे बताइए, एक तो आप जवाब देना चाह रहे हैं गन्ना किसानों के ऊपर, दूसरा मेरा एक सवाल और सुनिएगा। सवाल बार बार यही उठ रहा है क्योंकि दिल्ली से यूपी तक की बात हो रही है। जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इतने करीबी थे सर, वो सब पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इतना अविश्वास कांग्रेस में क्यों आता जा रहा है? कोई तो वजह होगी। जो एक मजबूत कांग्रेस थी, जो एक समय में, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो है कही जाती थी, आज वो बिखरती हुई, टूटती हुई नजर आ रही है। पहले मैं आपको चीनी मिल वाली सर, बात का प्लीज जवाब मास्क दे लगा दूं। लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट जो है आपसे। एकमात्र शुगर मिल है आपका, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और जो दूसरा सवाल आपने किया सड़क वाला, जो आदरणीय प्रदीप ठाकुर जी ने कहा, तो वो 6 लेन हाईवे था, दिल्ली यमुनोत्री मार्ग था, वो छोटा करके दिल्ली देहरादून कर दिया और 6 वे की जगह 4 लेन कर दिया। जो ये कह रहे हैं कि हमने उसके लिए जमीन ले लिया बस अड्डे के लिए, तो ईस्टर्न पेरिफेरल वे और जितने भी हैं सब पहले के ही बने हुए थे, इनके सामने सिर्फ आए हैं। तो जो हम करें तो सही, जो दूसरे करें तो गलत। दूसरा जो आपने सवाल किया है कि जो बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं, मैं इसमें एक ही बात कहूँगा कि
60 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन करा। हो सकता है उस सत्ता की मलाई चाटने वाले लोग और अब छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें सत्ता दिखाई नहीं दे लेकिन रही। सर इतने करीबी लोग सोनिया गांधी के बेहद करीबी, राहुल गांधी के बेहद करीबी, प्रियंका गांधी के बेहद करीबी, मैं लिस्ट गिनवाऊंगी तो सर ये बात सच है कि मुझे देखिए मालूम रात है। खत्म हो जाएगी। लेकिन दो बड़े नाम की अगर मैं बात करूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह तो उत्तर प्रदेश का भी सर सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं और ठीक चुनाव से पहले अगर वो दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी का, तो अविश्वास कहीं ना कहीं तो है। काम तो करना पड़ेगा ना सर आप लोगों को जमीन पर। मैं इसमें अविश्वास नहीं मानता। हो सकता है कोई दबाव हो, कुछ तो किस मजबूरियां बात रही का होंगी, दबाव? किस बात कुछ का तो दबाव? बीजेपी मजबूरियां का रही लालच होंगी, दे रही यूं है, कोई आप क्या कह रहे बेवफा हैं? नहीं बीजेपी होता। लालच दे रही है। ये लोग सीबीआई से भी तो सब तरफ से काम कर रहे हैं। हाँ। सिर्फ एक हमारा नेतृत्व है जो राहुल गांधी सीना तान के कहता है, जो इनके खिलाफ लड़ रहा है। एक प्रियंका गांधी जी हैं जो इनके खिलाफ लड़ भी रही सवाल उठता है रहा और कोई नेता नहीं लड़ पा आपके रहा। सर केंद्रीय नेतृत्व पर भी लगातार सवाल उठता रहा है। G23 शायद कोई न भूल पाएगा कभी किस तरह से G23 ने बगावत की थी कांग्रेस के अंदर, और उसके बाद आज फिर आरपीएन सिंह पार्टी छोड़कर चले गए, बीजेपी का दामन थाम। मैं एक लाइन में बोल चुका हूँ, सत्ता की मलाई वाले लोग हैं। आज सत्ता नहीं है तो सत्ता जा की रहे मलाई हैं। सर और खाने का कौन इच्छुक है? आपको तो पता ही होगा। आप कह रहे हैं कि स्टार प्रचारक हम अब जो है प्रचार करेंगे कांग्रेस का, और कौन इच्छुक है और कौन जा रहा है सर पार्टी छोड़ के? और जो जाएगा चला, जो चला गया वो अपना है ही नहीं, जो जा रहा है वो गया अपना ही जाएगा। नहीं। सर मुझे लग रहा है आज आपके पास जवाब नहीं है। आ भी ठीक तो है? रहे ना लोग। नहीं नहीं, कौन आ रहा है सर? कांग्रेस में कौन आया ये नए लोग बताइए। आए, नई पीढ़ी आ रही है सारी। मुझे कोई बड़ा चेहरा बता दीजिए। बड़े चेहरे चले गए, हमें बड़े चेहरों की जरूरत नहीं है। ठीक है, राहुल सर। गांधी है, प्रियंका गांधी की ठीक है, कांग्रेस जवाब है। दीजिए प्रदीप जी। देखिए साफ तौर पर जो है कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि देखिए सीबीआई का डर हो, ईडी का डर हो, यही वजह है कि लोग हमारी पार्टी छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखो, आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन सबको पता है कि डूबते हुए जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता। सबको पता है कि आज देश में मोदी 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 युग है। विकास की तरफ को सब चलना चाहते हैं। जिस तरह से देश में विकास हुआ है, जिस तरह से कोरोना काल में घर में गरीबों की बस्ती में जाके हमारी पार्टी के लोगों ने काम किया है, सब लोग उस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। वो समय चला गया परिवारवाद का, वो चला गया कि एक ही परिवार के लोग देश में राज करेंगे। आज कोई भी, आपने देखा होगा कि जब से कोरोना काल चला, इन दलों के लोग कहाँ थे उस टाइम जब हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक वर्कर गरीब के घर में जाके उन्हें राशन देने का काम कर रहा था, खाना देने का काम कर रहा था, दवाई देने का काम कर रहा था? उस टाइम ये लोग कहाँ थे? तो सबने देख लिया, पूरा देश इस टाइम देख रहा है कि कौन वाकई में ही किसकी भावनाएं जनता के साथ हैं, किनकी अनियमितताएं थी कोरोना काल में सर। मैं नहीं कह सकता, तो दुनिया आरोप लगाने के लिए तैयार। आप बताइए ना विपक्षी दल सर, लोग आरोप आप किस लगाते परिप्रेक्ष्य हैं। से देखते हैं अपने कोरोना काल और उस मेरा संकट से आप कहना कैसे यह है निपटे? कि जो लोग अपने घरों में बैठे थे, कोरोना के समय बाहर निकल के नहीं देखा, वे लोग आज मीडिया में आकर आरोप लगाने का काम सर करते हैं। सवाल मेरा आपसे है, व्यक्तिगत सवाल है सर, ये किसी पार्टी की तरफ से सवाल नहीं आया है। कोरोना काल के अंदर क्या अनियमितताएं हुई? नहीं, कोई अनियमितता नहीं थी। कोई अनियमितता नहीं हुई मैं है। कोरोना पे अपना कमेंट काल में दूंगा। लाशें देखी है, ऐसा क्या, लाशें सब दफनाते हुए ऐसा कैसे हो देखा सकता है? कोरोना काल में। कोरोना कोरोना एक त्यागी एक जी, करके, आप क्या एक एक कहना चाह रहे करके। हैं? कोरोना काल में सबको मालूम है, लाशें देखी हैं, जलती हुई लाशें, और कितने भयभीत थे लोग। और जो हमारी प्रियंका गांधी ने वहाँ गाड़ियां भी मंगाई, उनके कांग्रेस के नंबर मुंह से नोट सर करते अच्छी लगती है क्या बातें कोरोना के बारे में करते हुए? क्योंकि हमें कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता तो नजर नहीं आया। मैं फिर भी कह दूंगी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हमें नजर आए थे। मैं कह रही हूँ यहाँ पर खड़े होकर कि अरविंद केजरीवाल नजर आए थे। कोरोना में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नजर आया सर? गाड़ियों, जब गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अरे पता एक- किया गया तो वो गाड़ियां ऑटो टेम्पो निकली सर, ये भी तो पूरी कोरोना बात काल कौन बताइए भूल फिर जनता सकता है? एक को। महिला पूरे देश ने देखा है कि अपने पति को बचाने के लिए मुंह से सांसें दे रही है, अपनी सांसों से उसे फिर जिंदा कर कांग्रेस रही है। कहाँ थी ना सर? ऑक्सीजन की कांग्रेस का तरफ रहते। शीर्ष नेतृत्व तो कहाँ पर नाकामी था सर- कोरोना काल हमारे में? कांग्रेस वालों ने घर घर पे प्रियंका जाके काम गांधी जी किया। कहाँ थी? राहुल गांधी जी कहाँ थे? जी, सारा काम ही हमारे वो लोगों ने जमीन किया। पर नहीं दिखे सर या एक दिन कहती भी। थी सर वो लोग आरपीएन सिंह को मनाने में लगे हुए थे, लेकिन आरपीएन सिंह माने नहीं। जी, वो आरपीएन सिंह जाने वो जाने। हाँ। आरपीएन सिंह क्यों गए, क्या गए, वो लेकिन आरपीएन मुझे सिंह बड़े नेता एक बात का सवाल जवाब और दीजिएगा, फिर मैं बबलू कौशिक के पास जाऊंगी। आप कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह को जो है बहुत अच्छा लग रहा था, उन्हें जो है सत्ता चाहिए थी, इसीलिए वो जाना चाह रहे थे। फिर आपने उन्हें स्टार प्रचारक कैसे बना दिया सर? नहीं, इन लोगों को क्या नहीं मिला? अगर ये लोग जा रहे हैं ना, पार्टी ने क्या नहीं दिया, और फिर भी अगर उन्हें फिर कुछ क्यों और चले गए चाहिए, सर? तो भारतीय वो तो जनता आरपीएन पार्टी सिंह के ही भी तो बताएंगे तमाम ना क्यों नेता है ना। चले गए। नहीं सर, जवाब तो मैं आपसे लूंगी ना, आप कांग्रेस का कांग्रेस को पक्ष सर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे ये बताइए क्यों चले गए? कोई तो वजह होगी ना। मैंने बता दिया ना इसका जवाब, कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ये ठीक है। समझने की बात। तो फिर स्टार प्रचारक सर क्यों बनाया? इतनी बड़ी उनको आपने उपाधि दी कांग्रेस के अंदर, स्टार प्रचारक का जिम्मा दे दिया प्रदेश में, उसके बाद वो आपका साथ छोड़कर चले गए। पुराने उनका नेता थे, पुराने 10 तारीख नेता को थे, पहले उनके चरण अनुभव का का चुनाव पार्टी है। लाभ लेना चाहती थी, अब वो कहीं उन्हें कोई दिक्कत हुई, वो चले गए। ठीक है, बबलू कौशिक जी एक बात बताइए, आज ओवैसी जी एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो सीधे तौर पर कहते हैं कि इस चुनाव में बाबा, भैया और बहन जी की बाय बाय है। मैं पहले तो जो मुद्दा था अभी 2 मिनट पहले ही कि गन्ना मूल्य का, तो सबसे पहले मैं तो मैं बताना चाहूँगा कि 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली, और आज तक इतिहास गवाह है कि 2007 से 12 तक जितना रेट बहन जी ने इस गन्ना मूल्य पे दिया, किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया।
और तो और जो पूर्व की सरकार थी, आदरणीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार का जो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान था, उस पर भी हमारी राष्ट्रीय नेता ने 15% ब्याज लगा के दिया। गन्ना किसान का जो मूल्य था उनका, उस पर 15% ब्याज दिया। तो ऐसी सरकार आज तक ना थी, ना कोई आगे आएगी गन्ना किसानों के हक में जितना इतना अच्छा मूल्य देने वाली। महीने का कितना भुगतान सर आप बीएसपी की तरफ से दिया जाता था किसानों को गन्ना का? समय से कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं बताएगा। मैं आंकड़ा पूछूं। आंकड़ा मेरे याद नहीं है कितना दिया गया सर, आंकड़ा याद नहीं, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बड़े बड़े दावे इसलिए कर रहे हैं कि हर आदमी यहाँ अच्छा सुनजी दिखावा है इस चीज का। एक एस्टिमेट बता दीजिए ना, कितना दे रहे थे? फिर मैं बीजेपी से भी पूछूं, फिर मैं समाजवादी से भी पूछूं। आप कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा दिया, हमने सबसे ज्यादा दिया। कम से कम घर पे बैठकर जो जनता 5 टीवी साल देख के रही है, अंदर 145 रुपए बढ़ाने का काम किया। 5 साल में 145 रुपए बढ़ाया आप लोगों ने। महीने का कितना दिया? मैं ये पूछ रही हूं, गन्ना भुगतान किसानों को एक महीने का कितना दिया जा रहा था? क्योंकि आज मैं ग्राउंड जीरो पर देख के आई हूँ, गन्ना किसान जो उनसे बात करके आई हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए बीएसपी की सरकार में कितना था, समाजवादी की सरकार में और बीजेपी की सरकार में। तो ये भी अब आप पता होगा, ये भी बताया गया होगा कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज मिला वो भी बीएसपी की सरकार में सर, मिला। ये तो आप कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रही हूँ। आप कह रहे हैं सर, ये मैं अब भी कह बताइए रहा हूँ, ना, सारी जनता कह रही है इस कितना बात गन्ना को। किसान का भुगतान मिला? क्या कितना जो है भुगतान आप लोग हर महीने दिया करते थे? नहीं, हर महीने तो किसान बता देंगे सब कितने तो परसेंट दिया बीएसपी गया। नजर क्यों नहीं आ रही 45, सर? फिर कहीं अगर आपने इतना शानदार काम किया तो फिर जी। बीएसपी नजर क्यों नहीं आ रही बागपत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे जिले हैं? ये देखो, ऐसा बीएसपी कौन करा बागपत में नजर नहीं आ रही। बागपत में हम बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो बागपत जनपद है, हाँ। आज इसके अंदर आपको डिबेट करने का मौका मिला, ये भी हमारी नेता नहीं बना। 3 विधानसभा सीटें कितनी बीएसपी जीतेगी? तीनों विधानसभा जीतेंगे। कौन कहेगा कि नहीं बीजेपी के पास जीतेंगे? में आना चाहूंगा, हर आदमी जीतेगा। बीजेपी के पास में आना चाहूंगा सर। इनका ये कहना है कि गन्ने का भुगतान जो है वो सबसे ज्यादा हुआ तो बहन जी की सरकार में हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा हाँ। कि गन्ने का भुगतान तो हुआ या नहीं हुआ बसपा में, लेकिन शुगर मिल बेचने का बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ। और ये बबलू जी भी जानते हैं, सारा प्रदेश जानता है, किसान लोग जानते हैं कि किस तरह के हालात उसमें थे। मैं एक बात जरूर अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, आज हमारी सरकार की उपलब्धियों की बार बार बातें हो रही थी। कानून व्यवस्था का जो राज आज प्रदेश में है, आज आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े गुंडे, कितने बड़े बड़े माफिया जो गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा करा करते थे, आज उनकी जमीन पे उनके बड़े बड़े महल जो उन्होंने आपराधिकरण से पैसा कमा के वो बनाए थे, उन बिल्डिंगों पे बुलडोजर चला के किस तरह से गरीब लोगों ठीक है। नागेंद्र जी से एक बार मेरा एक सवाल है। नागेंद्र जी, कानून व्यवस्था की दुहाई आप लोग देते हैं, एक प्रत्याशियों की लिस्ट सर मैं आपको गिनाती हूँ, फिर आप बताइएगा कितने दागदार हैं कितने नहीं है। रफीक अंसारी, मोहर्रम अली पप्पू, हापुड़ जिले की दौलाना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने असलम चौधरी को गठबंधन उम्मीदवार बनाया है। मैं ये वो नाम गिना रही हूँ जिसमें सबके ऊपर धाराएं लगी हुई है। सपा रालोद गठबंधन ने बुलंदशहर सदर से हाजी यूनुस को उम्मीदवार बनाया है। इतना ही नहीं, साहिबाबाद सीट की अगर मैं प्रत्याशी की बात करूं, अमरपाल शर्मा, किठौर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने शाहिद मंजूर को गठबंधन का उम्मीदवार बनाया। सर ये बताइए, इन सभी के ऊपर जो है कई धाराएं लगे हुए हैं, चाहे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिर कौन कौन से मुकदमे किसके ऊपर दर्ज है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया और मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह का नैरेटिव आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए बना रही भारतीय है, जनता पार्टी तो भूल जाइए। सुनो, नहीं भूल जाइए भारतीय जनता पार्टी। सुनिए, मेरा सवाल नहीं आपका सर, वो पर्सन है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ, जो नाम आपने गिनाए हैं वो पूर्व में भी निर्वाचित सदस्य रहे हैं, सम्मानित, और वो निर्वाचित शाहिद मंजूर, आपने धौलाना के विधायक की बात की, वो पूर्व में भी विधायक थे। अरे मैं ये सवाल ही नहीं था ना, नहीं मैं आपका बात समझ गया। सवाल ही सुन रहे रविंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो दागदार उम्मीदवार हैं उनको आप टिकट दे देते हैं, जनता के बीच में वो जाएंगे, जनप्रतिनिधि बनकर जाएंगे, आप ऐसे लोगों को कैसे टिकट दे देते हैं? 2 लोगों को आपने नकार दिया, चलिए ठीक है, मैंने तो आपको 5 लोगों की लिस्ट गिना दी सर। ऐसे लोगों को आपने टिकट दे दिया और उसके बाद आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है गुंडा राज नहीं करती है, जो वो चाहती है कि कानून व्यवस्था बरकरार रखी जाए। ऐसे कैसे सर? बिल्कुल, हमें ये कहेंगे आपको, हम गुंडा राज के बिल्कुल खिलाफ हैं। जो पर्सन कर रही है, पर्सन ये कोई लाल टोपी पहनता है तो क्या वो सम्मानित हो जाता है? सुनिए, हम ये कह रहे हैं, दागी सर जब लाल टोपी पहन लेता है तो सम्मानित हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। आपने भी सम्मानित कहा। नहीं, हम ये कह रहे हैं आपको, उनको जो विधिक कार्रवाई है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके गो थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन हमने कभी देश को, प्रदेश में तड़ी पार गृह मंत्री नहीं दिया, हमने उस व्यक्ति को अपने मंत्रालय में नहीं रखा जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी। लखीमपुर तो मेरा प्रश्न ये है, सवाल आपसे यही था, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ एक सेलेक्टिव संप्रदाय के लोगों को सेलेक्टिव कर रही हैं आप। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा सकते, सवाल आपसे है। चौथा स्तंभ है, मैं लिस्ट लेकर आई हूँ सर। अगर आप सवालों का जवाब, समाजवादी के साथ दिक्कत है, सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो आप मीडिया पर हमला बोलते हैं। मैं जवाब दूंगा हर बात का। पूछ रही हूँ कि आप इस लिस्ट का जवाब दे दीजिए, फिर मैं बीजेपी के पास भी जाती हूँ कि लखीमपुर घटना में क्या हुआ था। आप इस लिस्ट का जवाब दीजिए। बिल्कुल, हमने जो टिकट दिए हैं, बिल्कुल जो
लोग समाजवाद में एतबार रखते हैं उन लोगों को टिकट कह दीजिए ना आप अपराध को समर्थन देते हैं। कह दीजिए ना आप अपराध को नाहिद समर्थन हसन करते पर हैं। जो मुकदमे हैं, शाहिद मंजूर जी पे जो मुकदमे हैं वो राजनीतिक मुकदमे हैं। आप इसको कैटेगराइज कीजिए। मुकदमे जो होते हैं मुकदमे में ठहरिए, पिछले अगर बात करेंगे आप, जब हम किसान आंदोलन में भागीदारी कर रहे थे, अगर किसी दल के कार्यकर्ताओं पर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों पर मुकदमे हैं, तो क्या आप उनको भी ये कहोगे कि वो लोग अपराध कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बागपत की जनता ने जो है बताया, बागपत के जो नेता है उन्होंने तमाम बताया कि आखिर कौन से मुद्दे को लेकर जो है वो जनता के बीच जाएंगे। हालांकि 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर बागपत के दिल में कौन बस रहा है। बिल्कुल, बागपत के तमाम नेताओं ने बताया कि यहाँ के स्थानीय समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं से वो कैसे निपटेंगे। लेकिन अब जनता के हाथ में पूरा फैसला है कि जनता किसे अपना नेता चुनती है। लगातार रिपब्लिक भारत और कुवैप की बस का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। शुक्रिया सर।